नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सबका मैं स्वागत करती हूं। और आज के अपने इस वीडियो में हम मॉड्यूल 3 को देखने वाले हैं, अपना बीईओ प्री 2022 के लिए। इंग्लिश मीडियम में रहेगा ये, और इसका जो हिंदी मीडियम में जो मॉड्यूल है वो आपको रिसीव हो चुका है, वो मिल चुका है। यदि आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे जाके देख लीजिए। और इसके साथ साथ एक काम और करना है आपको, हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इससे संबंधित कोई भी वीडियो अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं और हमारी वीडियोस एज यूजुअली फ्री है, फ्री थी और फ्री ही रहेंगी आपके लिए। तो अपनी तैयारी को हमारे साथ निरंतर जारी रखिए और मजबूत करते रहिए हमारी वीडियोस के द्वारा, हमारी नोट्स के द्वारा। और सर का जो सहयोग रहेगा वो इसमें आपको पिक्चर्स वगैरह अवेलेबल होती रहेंगी आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप उनको भी ध्यान रखिएगा। चलिए, आपने बाकी के मॉड्यूल्स नहीं देखे तो वो देख लीजिए। इसको फिलहाल अब हम शुरू करते हैं। एग्रीकल्चर स्टैटिक जी के फैक्ट्स में देखते हैं कि एग्रीकल्चर क्या होता है। पहले, agriculture or farming is the practice of cultivating plants and livestock. Agriculture was a key development in the rise of sedentary human civilization, whereby farming of domesticated species created food surpluses that enabled people in live in cities. So, आप देखेंगे कि जो हमारे एग्रीकल्चर का जो इतिहास है वो बहुत वर्षों पुराना है। ठीक है, यहाँ पर अभी हमें समझना है कि क्रॉप प्रोडक्शन क्या होता है, फसलों उत्पादन क्या है। तो आप देखेंगे कि फादर ऑफ एग्रोनॉमी जो है, मतलब जो इसके फसलों उत्पादक या हम कह सकते हैं जो शस्त्र विज्ञान कहते हैं, उनके जनक कौन है। आप देखेंगे पीटर टेक्रेंसी जो है वो इसके जनक हैं। ठीक है, इसके बाद देखेंगे यहाँ पर कवर क्रॉप्स क्या होता है। इसमें देखेंगे कि ऐसी फसलें जो भूमि को ढककर रखती हैं। कवर से क्या समझ आ रहा है, किसी चीज़ को ढककर रखा जा रहा है। सो सच क्रॉप्स कवर द लैंड and protect the land from erosion. Its roots spread like a trap in the soil which reduces soil erosion due to rainfall. For example, उर्द हो गया, पीनट्स हो गए आपके हैं। ठीक है, इसके बाद आप देखते हैं कि पैराग्रास हो गया, शकरकंद जैसे हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया, काउपी हो गया, यानी कि लोबिया हो गया आपका। तो ये सब क्या करते हैं, इस तरह से भूमि की जो जड़ें हैं, मिट्टी को उसको इस तरह से जड़ें जो है इनकी फैली होती है, जिसके कारण जो भूमि क्षरण होता है ना, भूमि का मृदा का कटाव अगर हम कहें तो वो थोड़ा कम होता है। जैसे वर्षा के कारण आप देखते हैं काफ़ी ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो उसके कारण वो कटाव जो है वो मिट्टी का वो कम होता है, मृदा का कटाव। इसमें कह रहे हैं क्रॉप्स ग्रोन ऑन द कॉन्टोर लाइन्स और अलॉन्ग दीज लाइन्स आर कॉल्ड कॉन्टोर क्रॉप्स हुज मेन पर्पज इज लैंड एंड वाटर कंजर्वेशन। यहाँ देखिएगा, जैसे समोच्च रेखाओं पर या इन रेखाओं के अनुरूप उगाई जाने वाली जो फसलें हैं, जैसे कॉन्टोर क्रॉप्स हैं, वो कॉन्टोर क्रॉप्स कहलाती हैं, जिनका उद्देश्य क्या होता है, भूमि यानी कि लैंड, और जो यहाँ पर वाटर आप देख रहे हैं कंजर्वेशन की बात करें, जल संरक्षण इसको प्रदान करती हैं। तो कॉन्टोर क्रॉपिंग कुछ इस प्रकार से जो है वो की जाती है। जूट, कॉटन, टोबैको, शुगर केन आर कैश क्रॉप्स हैं। ये कमर्शियल क्रॉप्स आर जूट, कॉटन, टोबैको, शुगर केन, टी, कॉफी एंड रबर एक्सेट्रा हैं। इन इंडिया टी, कॉफी, रबर, शुगर केन, बनाना एक्सेट्रा आर इम्पॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप। आप देखेंगे भारत में जो ये क्रॉप्स हैं जिनके नाम मैंने भी लिए हैं, वो काफ़ी ज़्यादा रोपड़ की फसलें हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा उगाया जाता है। और ये थोड़ा सा हम कह सकते हैं किफ़ायती कह सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि भौगोलिक स्तर अगर इंडिया का देखा जाए तो भिन्न भिन्न है, उसके बावजूद भी इनको ज़्यादा से ज़्यादा आप देखेंगे अधिकतर क्षेत्रों में उगाया जाता है। तो ये क्या है, आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोपड़ फसलें हैं। एनर्जी क्रॉप्स की यदि बात की जाए तो तरल ऊर्जा प्राप्त करने के लिए एथेनॉल अल्कोहल की खेती की जाती है। अब एथेनॉल अल्कोहल को मैंने बताया था आपके हिंदी वाले मॉड्यूल में देखेंगे आप। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे एथेनॉल अल्कोहल क्या है इसमें, कि अभी गवर्नमेंट का क्या टारगेट है कि 2025 तक इसको 20% मिश्रण की बात की गई है पेट्रोल में। ठीक है, अभी तक जो टारगेट हासिल किया वो 10% का हासिल कर लिया गया है। अब देखिए एथेनॉल अल्कोहल क्या है, देखेंगे कि पेट्रोल में जैसे ये शुगर केन हो गया, पोटैटो, मेज, टेपियोका हो गया, जेट्रोपा हो गया, ये सब चीज़ें जो सड़ा गला के, या कह सकते हैं कि गन्ने की जो खोई हो गई, खाद्य पदार्थों को सड़ा गला के अब एथेनॉल बनाया जाता है। तो उसका कुछ परसेंट, और आप देखेंगे कि पेट्रोल के कुछ परसेंट को लेकर उसमें मिश्रण किया जाएगा, मिक्स किया जाएगा, फिर उसका इस्तेमाल किया जाता है
इससे क्या होता है कि हमारा अन्य देशों पे जो डिपेंडेंसी है ना पेट्रोल के लिए, वो कहीं ना कहीं थोड़ी कम होगी। जब हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे इस चीज़ में, हम चीज़ों को देखिए, इसमें कुछ चीज़ों को मिक्स करने लगेंगे, तो क्या होगा, वो उतना परसेंट तो एटलीस्ट हम बाहर से मंगाना कम करेंगे ना। तो इससे क्या टैक्सेस वगैरह हो गए, हमारा जो खर्च है वो थोड़ा कम होगा उसमें, है कि नहीं। तो वही चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, तो आपको समझना होगा यहाँ पर एथेनॉल अल्कोहल क्या है। देखिए, इंडिया हैज़ 3 क्रॉपिंग सीजन्स, रबी, खरीफ एंड जायद। ठीक है, जायद की फसलें। अब देखिए इनकी जो क्रॉपिंग सीजन्स हैं वो क्या क्या क्रॉप्स हैं, ड्यूरेशन और उनका मंथ क्या क्या है, क्रॉप्स क्या क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स इनकी विशेषताएं क्या क्या है। जैसे फर्स्ट क्या लिखा है, रबी क्रॉप्स। तो रबी क्रॉप आर साउंड इन द विंटर फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर एंड हार्वेस्टेड इन समर फ्रॉम अप्रैल टू जून। रबी की जो फसलें होती हैं वो शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के बीच में बोई जाती हैं, और ग्रीष्म ऋतु में यानी कि गर्मियों में, समर सीजन में अप्रैल से जून के बीच में इनको काटा जाता है। ठीक है, अब इनके क्रॉप्स की बात की जाए तो कौन कौन सी फसलें होती हैं रबी की फसलों में, तो आप देखेंगे गेहूं हो गया, वेरली हो गया, पीस हो गया, ग्राम हो गया, मस्टर्ड हो गया। ठीक है, मतलब मटर, चना, जौ, सरसों, मसूर, अलसी, गन्ना हो गया, तंबाकू हो गया, वरसीम हो गया, ये सब चीज़ें क्रॉप्स में इसके आती हैं, किसकी, रबी क्रॉप्स में। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, कि एवरीथिंग इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। देखिए इसकी विशेषताएं जैसे क्या है, शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिम विक्षोभ से होने वाली वर्षा इन फसलों के अधिक उत्पादन में सहायक होती है। क्लियर है। आप देखेंगे खरीफ की जो क्रॉप होती है वो जून जुलाई में बोकर आप सितंबर से अक्टूबर में इनको काट लिया जाता है। अब इनकी फसलें क्या क्या हैं, जैसे आप देखेंगे पैडी हो गया, मेज हो गया, जौहर हो गया, बाजरा हो गया, ज्वार बाजरा हो गया, अरहर हो गया, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंड नट हो गया और सोयाबीन हो गया। ये सब क्या इनकी फसलें हैं, खरीफ की फसलों की फसलें हैं। विशेषताएं इसकी देखें तो आप देखते हैं असम, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में धान की 3 फसलें उगाई जाती है, इसे औस, अमन और बोरो बोई जाती हैं। तो यहाँ पर इसकी ये क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। अब जायद क्रॉप्स की यदि मैं बात करूँ तो जायद क्रॉप्स आर सोन इन मार्च एंड हार्वेस्टेड इन जून। इनको क्या होता है कि आप देखेंगे कि इसको मार्च में बोकर जून में काट लिया जाता है, किसको, जायद की फसलों को। देखिएगा कि जो जायद की फसल है वो रबी और खरीफ की जो क्रॉप्स है उन ऋतुओं के बीच में जो ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली फसल को जायद कहते हैं। क्या कहते हैं, जायद कहते हैं इसको। यहाँ पर देखिए इन बिटवीन द रबी एंड द खरीफ सीजन देयर आर इन अ शॉर्ट सीजन ड्यूरिंग द समर मंथ्स नोन एज जायद सीजन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं मेन क्रॉप्स कौन कौन सी है हमारे भारत की। अगर बात की जाए उगाई जाने वाली फसलें कौन सी हैं, गेहूं हो गया, चावल, मोटे अनाज हो गया, दालें हो गई, कॉफी, गन्ना, चाय, तिलहन, कपास, जूट इत्यादि इसके अंतर्गत आते हैं। अब यदि इसमें हम स्पेसिफिकली राइस की बात करें तो राइस की ऐसी क्या विशेषता, उनके लिए कौन कौन सी जो ज्योग्राफिकल कंडीशंस होनी चाहिए। मोस्ट ऑफ द फूड ग्रेन्स इन इंडिया आर राइस। आप देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा आप जो उगाया जाने वाला जो खाद्य है या हम कह सकते हैं खाद्यान्न है वो अधिकांश लोगों का क्या है, चावल है। ठीक है, it is a kharif crop that requires a high tropical temperature, for example temperature above 25 degrees Celsius and highly humidity more than 100 centimeter of rainfall to grow। ये खरीफ की जो फसल है उसे उगाने के लिए आप देखेंगे हाई टेम्परेचर चाहिए, जैसे 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होना चाहिए, और अधिक आर्द्रता, ह्यूमिडिटी की बात करें ना, अधिक आर्द्रता यहाँ पर देखी जाती है, जो कि 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। और आप देखेंगे ये जो यहाँ पर ये पूरी कंडीशंस जो है ना वो उष्णकटिबंधीय तापमान को कहीं ना कहीं बताती हैं। ठीक है, चलिए इसमें आगे देखते हैं। राइस इज ग्रोन इन द नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन्स, कोस्टल एरियाज एंड डेल्टा रीजन्स। आप देखेंगे जो चावल है वो उत्तर और उत्तर पूर्वी मैदानों, तटीय क्षेत्रों, डेल्टाई प्रदेशों में उगाया जाता है बेसिकली। राइस बिलोंग टू द जर्मनी फैमिली। द बोटेनिकल नेम इज ओरियाजा स्टाइबा। ठीक है, इसको समझेंगे, सिटाइबा है, माफी चाहती है, सिटाइबा है, थोड़ा पढ़ने में इसको वो हो गया था, ओराइजा सिटाइबा है ये। ठीक है, वनस्पति इसका नाम क्या है, ओराइवा सिटाइबा है इसका। चावल की उत्पत्ति आप देखते हैं दक्षिण पूर्व एशिया में यहाँ पर देखने को मिलती है। राइस इज अ सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है, स्वपरागित फल। ये यहाँ पॉलिनेटेड क्या होता है, यहाँ पर मतलब परागित और स्वपरागित क्या होता है इसको समझिए। परागित इसमें लिखना पड़ेगा मुझे। देखिए यहाँ पर स्वपरागित मतलब कि जैसे परागित में क्या होता है, जो अपने आप से नहीं होते फल, उसमें क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल लें अगर हम पपाया का, तो देखेंगे जैसे कुछ मधुमक्खियाँ हो गई, आप देखते हैं जो इस तरह की मधुमक्खियाँ वगैरह हो गई, वो क्या होता है भिन्न भिन्न आप देखेंगे फूलों पे और फसलों पे बैठती है, इसके बाद आके पपाया के उस पर बैठ जाती है फसल पे आके। फिर क्या होता है, पपाया जो है वो आप देखेंगे कि खुद से स्वपरागित नहीं है, जबकि परागित फसल है। और देखेंगे राइस क्या स्वपरागित है, मतलब इनको इस तरह की चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ती है, ये खुद से अपने आप जो है आप कहते हैं बीजों को डाल दिया, स्वपरागित फसल है एक तरीके से। इसमें कोई बी का या किसी उसका इंसेक्ट का हम कह सकते हैं कोई रोल नहीं है इसमें। ठीक है, देखेंगे आप इसमें आगे क्या है। जर्नली द रिक्वायरमेंट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स इन पैडी इज N,
P and K. And what is the full form of N, P and K? What is the indication of N, P and K? Now let's understand कि N जो होता है वो आप देखेंगे क्या है आपका, यहाँ पर देखिए नीचे भी दिया गया है, N जो है वो आपका नाइट्रोजन है, ठीक है। इसके बाद आप P देखेंगे, इसमें आपका पोटेशियम है, और K आपका क्या है, फास्फोरस है। क्लियर है? तो इसमें इनका ये इतना वेटेज रहता है पर हेक्टेयर रिस्पेक्टिवली। Aloza and indigo green algae are used as biofertilizers to supply nitrogen in paddy crop. प्रोपनिल आप देखेंगे प्रोपनिल हो गया, इसके बाद ब्यूटाक्लोर हो गया, और देखेंगे इसमें जो फल्क्यूरेलिन हो गया, और धान में प्रयुक्त होने वाले कुछ खपतवार, ये क्या बोलते हैं हम इनको, मेजर वीड्स यूज्ड इन पैडी। यहाँ पर क्या होता है कि खपतवार हम कह सकते हैं कि फर्टिलाइजर जैसे हम यूज करते हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट यहाँ पर खपतवार नाशी की जो बात कर रहा है, जो जैसे कि कीटनाशक दवाई, एग्जैक्टली आई एम रिमाइंडिंग दिस वर्ड, कीटनाशक जो होता है ना, उससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं वो नुकसान देता है। देखिए जो भी किसान वहाँ पर डाल रहा है उसकी हेल्थ के लिए तो नुकसानदायक होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ आपने कई बार जब इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें दिखाएंगे कि कई पक्षियों की इससे मृत्यु हो जाती है। ये जो वहाँ पर कीटनाशक दवाएं छिड़की जाती है उससे क्या होता है कि उसको वो वहाँ पर पक्षी खाने लगते हैं तो उससे उनकी डेथ हो जाती है। तो कहीं ना कहीं हमारे पर्यावरण के लिए ये थोड़ा उतना लाभदायक नहीं, हम ये कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उस चीज़ को ध्यान रखना है हमें। चाइना वॉज द फर्स्ट कंट्री टू डेवलप द हाइब्रिड पैडी इन द लेट 1970s यूजिंग हाइब्रिड टेक्नोलॉजी। अब देखिए चीन सबसे पहले ऐसा जो देश है जिसने संकर तकनीक का प्रयोग करके 1970 के अंतिम दशक में संकर धान विकसित की थी। संकर धान को यदि हम समझें, यहाँ पर हाइब्रिड पैडी की, हाइब्रिड से क्या समझ आ रहा है, इसे दो अलग अलग प्रजातियों को एक साथ मिक्स करके कोई नई प्रजाति को डेवलप किया जाए, है ना। तो यहाँ पर हाइब्रिड पैडी इन्होंने 1970s में ही कर ली थी और हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के थ्रू। क्लियर है? ठीक है। अब देखिए द फर्स्ट सेट टू 5 हाइब्रिड वेराइटीज वर डिस्ट्रीब्यूटेड आफ्टर चाइना इन 1994 AD फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन इन इंडिया, इन विच फेवर वेराइटीज फॉर एग्जाम्पल APRH1, APRH2, KRH1, MGR1 वर issued by the states of Andhra Pradesh, Karnataka and Tamil Nadu. 2 years later, 3 other hybrid varieties, for example CNHR1, KRH3 and DRRH1 were replaced by West Bengal and Andhra Pradesh respectively. आप देखेंगे यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेप की यहाँ पर बात की जा रही है 5 हाइब्रिड्स की कि इसमें देखेंगे कि क्या बोला गया था। ये जो यहाँ पर 4 किस्में ली गई थी जिनका नाम यहाँ पर दिया गया है, बेसिकली आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों के द्वारा निर्मित की गई थी। इसके 2 वर्ष बाद क्या हुआ, 3 और नई संकर किस्में लाई गई जिनके नाम यहाँ पर मेंशन दिए गए हैं, और इनको क्रमशः पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश द्वारा निर्मित किया गया। ठीक है, ये चीज यहाँ बता रहे हैं। अब जो PHV71 है इज द ओनली हाइब्रिड वेराइटी डेवलप इज अ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। जो PHV71 जो वेराइटी है, हाइब्रिड वेराइटी यानी कि जो संकर जो आप देख सकते हैं किस्म है, वो जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के द्वारा इसको विकसित किया गया। PHV71 ध्यान रखिएगा कि इसको प्राइवेट इंस्टीट्यूट के द्वारा विकसित किया गया है। डेपोग मैथड क्या होता है आप देखेंगे। डेपोग मैथड जो चावल उत्पादन करने की एक विधि है जो फिलीपींस और जापान में प्रचलित है काफी, और इस विधि या प्रोसेस में रोपनी यानी कि ट्रांसप्लांटिंग के लिए पौधों यानी कि सीडिंग के 12वें दिन इसको तैयार की जाती है। ये पौधे क्या होते हैं, 12वें दिन इनको तैयार किया जाता है। पुडिंग इज डन टू रिड्यूस वाटर लीकेज इन पैडी फील्ड्स। आप देखेंगे कि धान की खेती में क्या होता है, पानी का जो रिसाव है ना उसको कम करने के लिए पुडिंग की जाती है। ठीक है। System of the rice intensification. This method is a method of planting paddy. In this, by planting several paddy plants, आप देखेंगे simultaneously, each plant is planted separately. यहाँ पर क्या होता है, जो एक आप देखेंगे यहाँ पर एक टर्म आया है, इसको अगर आप समझ पा रहे होंगे तो ये जो टर्म है ना श्री विधि, ठीक है, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, ये ध्यान रखिए बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है और ये आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। इसको श्री विधि कहते हैं। ठीक है, ये जो विधि है, ये जो सिस्टम है, वो धान को पुडिंग के लिए, उसके रोपने के लिए एक पद्धति होती है। इसमें धान के कई पौधों को एक साथ ना रोप कर क्या होता है, अलग अलग एक एक पौधे को अलग अलग रोपा जाता है। यहाँ पर वही टर्म जो है वो पूरा बता रहे हैं। Rice generally contains 6 to 7% protein. This is very important. Why rice is important? Why we are studying here of rice? 6 to 7% protein, 76% carbohydrate, 2.5% fat and 1.1% mineral. Now let's understand कि देखेंगे आपने कई बार देखा होगा, सुना होगा और समझा होगा कि जैसे हम देखते हैं जो हमारे आप देखते हैं जो मिड डे मील्स होते हैं, स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ फॉर एग्जाम्पल मिड डे मील्स, तो उसमें राइस का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग होता है। वाई? क्योंकि उसमें कई सारी चीज़ें कंटेंट्स लिए हुए हैं अपने साथ, जैसे प्रोटीन भी उसमें भरपूर है, कार्बोहाइड्रेट भी है, फैट भी है, मिनरल्स भी है। तो क्या होता है कि
आप देखेंगे कि उसे सिंगल जो प्रोडक्ट है उसको देने के साथ आप उसमें काफ़ी चीज़ें इंग्रेडिएंट्स आप उसमें रहेंगे, उसके इन्वेल्ड रहेंगे, तो वो हेल्थ के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। तो सिंगल प्रोडक्ट की बात की जाए तो राइस इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड मिनरल्स हैं। यूनाइटेड नेशन हैज सेलिब्रेटेड द ईयर 2004 एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ राइस। अंडरस्टैंड? जाया वॉज द फर्स्ट ड्राफ्ट वेराइटी ऑफ पैडी डेवलप्ड बाय द डायरेक्टोरेट ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया। इसमें देखेंगे जैसे भारत में कृषि निदेशालय द्वारा जो विकसित की गई धान की प्रथम बौनी प्रजाति है वो क्या है, वो जया है। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है, जया है, ध्यान रखिएगा। साकेत, गोविंद, कावेरी, रत्ना, जया, सरजू, पूसा 33, बालास, लूनाश्री हो गया, जगन्नाथ, कृष्णा, सो मैनी नेम्स यू कैन सी हियर। तो बहुत सारे जो नाम हैं वो क्या है, वो धान की प्रमुख किस्में हैं एक तरीके से। तो याद रखिएगा, कभी कभी किस्मों के साथ उनके धान के नाम पूछ लिए जाते हैं। तो शुष्क सम्राट आप यहाँ देखेंगे जो है, आप यहाँ देखेंगे जो सूखा, जिसको शुष्क सम्राट कहा जाता है, वो आप देखेंगे ईस्टर्न यूपी और बिहार और छत्तीसगढ़ राज्यों के सूखा प्रभावित जो आप देखेंगे जो सूखे प्रभावित जो क्षेत्र है ना, उनके लिए शुष्क सम्राट एक उपयुक्त और उत्पादक किस्म को लाया गया है जिसका नाम है शुष्क सम्राट। ठीक है, कहाँ कहाँ पर है ये आप ध्यान रखिएगा। पूसा RS10 PHV 71, इसको किसने, यहाँ पर देखेंगे प्राइवेट इंस्टीट्यूट के द्वारा इसको बनाया गया था। गंगा, सुरुचि, KRS2 एंड शायद्री एटसेट्रा। आप यहाँ देखते हैं कि बासमती चावल की संकर प्रजातियां हैं। डेवलपमेंट ऑफ महाधना, देखेंगे महाधन जो सुपर राइस है उसका विकास फिलीपींस स्थित अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के जो मुख्य प्रजनक हैं GS खुश के द्वारा किया गया था। आप देखेंगे कि इन्होंने 1989 में महाधान यानी कि सुपर राइस पर अनुसंधान कार्य प्रारंभ किया था इन्होंने। ठीक है, इसके बाद आते हैं ल्यूनीश्री इज अ हाई। आप देखेंगे जो ल्यूनीश्री है वो अधिक उत्पादन देने वाली विकसित धान की किस्म है और केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, कटक ओडिशा में है, उसके द्वारा इसको विकसित किया गया है। तो ध्यान रखिएगा। देखिए DRR 45 इज अ हाईली जिंकेटेड स्पाइसीज ऑफ पैडी। आप देखेंगे कि धान की विकसित जो नवीनतम किस्में हैं उसमें इनका नाम भी दिया गया है, यहाँ पर कई सारे नाम दिए गए हैं। तो खैरा इज अ मेजर डिजीज कॉज्ड बाय जिंक डिफिशियंसी इन पैडी। आप देखेंगे एक बीमारी होती है, देखिए हर देखेंगे उसमें फसल में आपको कुछ बीमारियां होंगी जिसको हमें समझना होगा। जैसे धान की जो जिंक युक्त प्रजाति है, ठीक है, वो क्या है, DRR 45 है। ठीक है, ये तो हमने यहाँ समझ लिया। अब खैरा क्या है, मैं यहाँ खैरा की बात कर रही हूँ। खैरा क्या है, धान में जिंक की कमी से लगने वाला एक प्रमुख रोग है ये। ठीक है, डिजीज है उसका। द हाइएस्ट अमाउंट ऑफ विटामिन विटामिन ए इज फाउंड ऑफ द वेराइटी ऑफ गोल्डन पैडी। जो गोल्डन धान है ना, गोल्डन धान की किस्म में सबसे ज्यादा विटामिन ई पाया जाता है। देखेंगे मिड डे मील में आपको ये गोल्डन राइस की बात बहुत अभी रिसेंट में आप सुन रहे होंगे या सुनने में आया होगा, क्योंकि उसमें विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है जो वहां पर बच्चों के लिए काफी हेल्पफुल रहता है। तो इसलिए गोल्डन राइस, गोल्डन धान की किस्म की वहां पर ज्यादा खपत होती है। ठीक है, कंपैरेटिवली अगर हम बात करें। आइए देखिए, फिर चावल के यहाँ पर ये बात हो गई। विटामिन B1 किसमें देखेंगे, विटामिन B जो 1 है वो थाइमिन, यहाँ पर क्या कह रहे हैं, चावल के धुलने पर उसको वॉश किया जाता है ना, तो उसमें B1 जो होता है वो नष्ट हो जाता है, मतलब थाइमिन जो है B1 उसमें नष्ट हो जाता है। इसके अलावा देखते हैं जैसे पॉलिश किए गए चावल होते हैं ना, उनके ऊपर की जो लेयर होती है उससे भी थाइमिन नष्ट हो जाता है। इसके अधिकांश सेवन करने वाले क्षेत्रों में लोगों में देखेंगे बेरी रोग से पीड़ित हो जाते हैं, जिस कारण से ये कह रहे हैं ना ऊपर का इसका थाइमिन जो है वो नष्ट हो जाता है। तो बेरी रोग किससे होता है, अब आप समझ पा रहे हैं यहाँ पर, तो ऐसी लिंक करके चीजों को पढ़िए यहाँ पर, तभी समझ पाएंगे। ठीक है, advanced varieties of basmati rice developed by the IARI in recent year, Pusa 1460 and Pusa 1401, Pusa 1460 with the brand name Sugandha is the world's first grain. Pusa 1460 the first biotech rice to reach farmers. ठीक है, seed rate suitable for transplanting basmati rice 15 to 20 kg per hectare. इसमें देखेंगे कि बासमती चावल की जो रुपाई है उसके लिए उपयुक्त बीज दर कितना होना चाहिए, 15 से 20 किलोग्राम होना चाहिए। आप यहाँ पर ध्यान दीजिए जरा। लेट्स मूव ऑन 6 नवंबर 2011 को चावल की एक नई किस्म जिसको कोहसर का विकास देखेंगे जम्मू कश्मीर घाटी जैसे ऊंचाई वाले क्षेत्रों के लिए किया था। किसका, कोहसर का। ठीक है, यहाँ जम्मू कश्मीर वैली जैसे ऊंचाई क्षेत्रों वाले एरिया के लिए किया गया था। पूसा 1509 इज अ न्यू वेराइटी ऑफ पैडी हैज बीन रिलीज्ड बाय ICAR और 19 February 2012 द मेन problem of this variety Pusa 1121 is resistant of Bakani disease of paddy. ठीक है, on 5th February 2016 the Intellectual Property Appellate Board IPAB directed the China-based Geographical Indication Registry GIR, which is Geographical Indication, to provide GI tag to India basmati rice. देखिए
5 फरवरी 2016 को आप देखेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो बोर्ड है उन्होंने चेन्नई स्थित जो हमारा भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री है GIR, ठीक है, उसको GI को क्या हुआ, भारतीय बासमती चावल को GI टैग प्रदान करने के लिए निर्देश दिए, कुछ डायरेक्शंस उन्होंने दिए हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन अनदर वीट, ठीक है, वीट पे अब हम थोड़ा मूव करते हैं। अभी तक हमने राइस को पढ़ा, अब हम गेहूं को समझते हैं, ठीक है। यहाँ पर गेहूं के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, इसकी क्या भौगोलिक स्थितियां होती है, कहाँ पर कैसे क्या पाया जाता है, कौन कौन सी किस्में हैं, इसके रोग क्या क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वीट इज अ सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप इन इंडिया विच इज प्रोड्यूस्ड इन द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री। 50 to 70 centimeter evenly distributed annual rainfall is required for its cultivation, ठीक है। There are two main wheat growing areas in the country. First is the Gangestic आप सतलुज प्लान in the north west। आप देखेंगे कि जो उत्तर पश्चिम में गंगा सतलुज का जो मैदान है और दक्कन का काली मिट्टी वाला प्रदेश, ये इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 2 रीजंस यहाँ इंपॉर्टेंट है। द साइंटिफिक नेम ऑफ व्हीट इज, आप देखेंगे वैज्ञानिक नाम जो है वो गेहूं का वो क्या है, ट्रिटिकम एस्टिवम है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ट्रिटिकम एस्टिवम क्या है, साइंटिफिक नेम है व्हीट का। द नेम ऑफ इट्स फैमिली ग्रेमिनी, आप देखते हैं जो ग्रेमिनी है इसके कुल का नाम। गेहूं के लिए जो आवश्यक टेम्परेचर है वो कितना होना चाहिए, 10 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। इंडियन व्हीट वेराइटी इज अ ट्रिटिकम कॉम्पैक्टम। इसके बाद आप देखते हैं यहाँ पर टी स्फेरो कोकम एंड मोहनजोदड़ो की खुदाई में ये जो उक्त प्रजातियां हैं इनके गेहूं के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, आप देखते हैं मोहनजोदड़ो से मिले हैं, ठीक है। प्रेजेंटली आप देखते हैं वर्तमान समय में टी एस्टिवम प्रजाति की खेती पूरे भारत में होती है। यहाँ नजर लाइए जरा, टी एस्टिवम जो स्पेसीज है, जो आप देखते हैं कि जो ये प्रजाति है वो पूरे भारत में की जाती है और इस प्रजाति के डेवलपमेंट के लिए इसका क्रेडिट किसको जाता है, डॉक्टर नॉर्मन वोरलॉग को जाता है, जिन्होंने मैक्सिको में इसको विकसित किया था, ठीक है। डॉक्टर वोरलॉग का नाम मत भूलेगा, जिन्होंने इसे मैक्सिको में विकसित किया था। द ड्वार्फ जीन कॉल्ड नोरिन was isolated from the Norin cereus wheat spices in Japan. The first such spices were Norin 10, a small spices called Norin 10, and then was introduced in 1948, was taken to USA, was S.C. Salomon, ठीक है। इसके बाद देखते हैं जो डॉक्टर यहाँ पर देखेंगे बाय यूजिंग नॉरिन जीन्स, आप देखेंगे कि यूएसए में क्या हुआ, नॉरिन जीन्स का उपयोग कर डॉक्टर O.A. वोगल ने गेंस नामक एक बौने ठंडे शीत गेहूं को विकसित किया। इसी क्रम में डॉक्टर नॉर्मन ई वोरलॉग द्वारा आप देखते हैं सिमिट जो मैक्सिको में है, इसमें 1961 से 62 में कई अन्य प्रजातियों को भी यहाँ विकसित किया गया, ठीक है। इन 1963 में यहाँ पर क्या चीज़ बोल रहे हैं, आप देखेंगे कि इन 1963 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फर्स्ट इंपोर्टेड 100 kg ऑफ सीड्स ऑफ Mexican wheat spices like Sonar 64, Sonar 63, Lerma Rosa with the help of Rockefeller Foundation of America, 5 species, Lerma Rosa 64A, S63 by IARA, Sonara 64, etc. etc. were also cultivated. Sonara 64 was an introduced mutant species, ठीक है। इसमें देखेंगे ट्रिटिकल, it is a result of cross between wheat and rye। यहाँ पर क्या हुआ, जो ट्रिटिकल है ना, ध्यान दीजिएगा, वो क्रॉस यानी कि संकर का परिणाम है गेहूं और राई के मध्य, ठीक है, यह याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। राज 3077 एक गेहूं की प्रजाति है और एक गेहूं दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्रों में ये गेहूं उगाया जाता है। कौन सा, राज 3077। मैक्रोनी व्हीट, व्हाट इज मैक्रोनी व्हीट, आप देखेंगे जो मैक्रोनी गेहूं है वो असिंचित परिस्थितियों के लिए सबसे उपयुक्त होता है और ये इसीलिए देखेंगे MP हो गया, गुजरात हो गया के कुछ भाग में, राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे कुछ भागों में उगाया जाता है। इसे इसीलिए क्या कहा जाता है, हार्ड व्हीट की उपमा दी गई, किसकी, हार्ड व्हीट कहा जाता है इसीलिए इसको, ठीक है, इसको मैक्रोनी व्हीट को। इसके एरियाज क्या क्या है ये देख रहे हैं आप। जर्नली 100 kg सीड पर हेक्टेयर इज रिक्वायर्ड टू सोइंग ऑफ व्हीट, ओनली 20 to 30 kg पर हेक्टेयर इज रिक्वायर्ड इन द डिबलर मेथड। अ टूल कॉल्ड जीरो लिटेज 40 seeds drill is used in wheat sowing. Okay, generally the amount of nutrient per hectare is nitrogen 100 to 120 kg, phosphorus is 50 to 60 kg and potash is 40 to 50 kg. These quantities are required during the irrigated state of wheat. आप देखेंगे जनरली क्या होता है, जैसे हम इसमें बता रहे हैं कि जैसे आपका रस्ट हो गया, ठीक है, यहाँ पर बता रहे हैं जैसे सामान्य प्रति हेक्टेयर में जैसे पोषक तत्वों की जो मात्रा है उसमें नाइट्रोजन के बारे में बताया कितना होता है, 100 से 120 किलोग्राम होता है, फॉस्फोरस 50 से 60 होता है, पोटाश 40 to 50 किलोग्राम होता है, जिसमें गेहूं की संचित अवस्था में इसको लगाया जाता है। नाउ लेट्स मूव ऑन अनदर, रस्ट। रस्ट क्या है, गेहूं की फसल का एक प्रमुख रोग है, जैसे चावल में था वैसे यहाँ पर व्हीट में भी है। इट इज ऑफ 3 टाइप्स ऑफ, फॉर एग्जाम्पल येलो रस्ट, ब्राउन रस्ट एंड ब्लैक रस्ट। करनाल
bunt is also a disease of wheat. This disease is caused by the fungus called Tilatia indica, ठीक है, जिसके कारण ये होता है. A herb called is isoproteron is used to destroy the wheat called Pahleria minor, also known as wheat's maternal uncle. इसको समझिए, यहाँ पर जो बात की जा रही है फ्लेरिस माइनर की, जो गेहूं का मावा इसको कहा जाता है, नामक खरपतवार को नष्ट करने के लिए आइसोप्रोट्यूरॉन नामक जो आप देखेंगे शाकनाशी, जो यहाँ पर कह सकते हैं कीटनाशक है, उसका प्रयोग किया जाता है. ठीक है, गेहूं में आप कॉमनली देखेंगे 8 to 5% 15% प्रोटीन होता है. फॉर एग्जाम्पल जैसे गेहूं में पढ़ा, जैसे हमने चावल में पढ़ा 65 to 70% देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट होता है, 1.5% फैट एंड 2.0% मिनरल्स. अ प्रोटीन कॉल्ड ग्लूटिन इज फाउंड इन हाई क्वांटिटी इन व्हीट. आप देखेंगे कि जो गेहूं में ग्लूटिन नामक प्रोटीन होता है ना, वो सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में इसी में पाया जाता है. विटामिन B1, B12, B6 एंड E आर फाउंड इन व्हीट एंड दीज विटामिन विच आर soluble in fat are degraded at the time of millings. आप देखेंगे कि जैसे आप इसको समझेंगे कि जो क्षेत्रफल उत्पादन दोनों की दृष्टि से आप देखते हैं क्या होता है, इसमें विटामिन B1, B2 जो है वो इसमें कहा गया है कि जो ये क्या है, इसको ऐसे समझिए, मैं नीचे की लाइन पढ़ रही थी, इसको समझिए कि वसा में घुलनशील इन विटामिनों का जो पिसाई के समय ये खत्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं. फिर कह रहे हैं कि क्षेत्रफल और उत्पादन दोनों की दृष्टि से विश्व में धान के बाद गेहूं दूसरी सबसे बड़ी फसल है. अभी मैंने ऊपर भी बताया था. देखेंगे कि देश में रबी की जो जितनी भी खाद्यान्न फसलों में 50% क्षेत्रफल और 70% उत्पादन किसका है, गेहूं का ही है. जैसा कि आप देख रहे हैं, व्हीट इज द सेकंड इंपॉर्टेंट क्रॉप इन द वर्ल्ड आफ्टर पैडी, बोथ इन टर्म्स ऑफ एरिया एंड प्रोडक्शन. 50% ऑफ द टोटल एरिया, 70% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन, ऑलमोस्ट ऑल द रबी फूड ग्रेन बिलोंग्स टू व्हीट ओनली. आप देखेंगे जो 50% का क्षेत्रफल, 70% उत्पादन गेहूं का है. ठीक है, ये चीज इसमें समझाई जा रही है. द मोस्ट सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया वॉज ऑन व्हीट क्रॉप. इट वुड नॉट बी एन एग्जीगरेशन टू कॉल, ठीक है, टू कॉल इट व्हीट रेवोल्यूशन. इसमें देखेंगे कि जैसे भारत में हरित क्रांति का जो सबसे पहले जो प्रभाव देखा गया वो गेहूं पर ही पड़ा था. इसे गेहूं क्रांति कहते हैं कि कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी. ठीक है, मेजर वेराइटीज ऑफ व्हीट आर सोनालिका, अर्जुन, कुंदन, अमर, ये सारे जो नेम है वो आप देखेंगे वेराइटीज हैं, गेहूं की प्रमुख किस्में हैं. IACR, आप यहाँ पर देखिए, जरा इधर आते हैं हम कि यहाँ पर देखिए कि क्या कहा गया, सम ऑफ द लेटेस्ट वेराइटीज ऑफ व्हीट डेवलप्ड बाय इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी कि IARI जो है, इनके द्वारा क्या कहा गया है कि ये जो ईयर है 2015 में इसको विकास किया गया, इसको बनाया गया, नई प्रजाति को लाया गया. ठीक है, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट ऑफ ICAR हैव डेवलप्ड अ न्यू स्पाइसेस ऑफ व्हीट कॉल्ड पूसा वेकर. ठीक है, पूसा वेकर नाम के गेहूं की एक नई प्रजाति विकसित की गई, किसके द्वारा, ICAR के द्वारा. ठीक है, इसमें कहा गया कि बिस्किट के लिए विकसित यह किस्म यूरोपीय देशों द्वारा एक मानक तैर के रूप में इसको दिखाया गया है और ये प्रजाति मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्रों के लिए काफी उपयोगी. तो दिस स्पाइसेस इज मेनली यूजफुल फॉर हाईली एरियाज. ठीक है, यहाँ पर हिली लिखा हुआ है, हिली एरियाज, पहाड़ी एरिया की बात कर रहा है. क्लियर है. नाउ अब हमारा क्या है, जो नेक्स्ट सेगमेंट है वो हमारा आर्ट एंड कल्चर से है. ठीक है, तो आर्ट एंड कल्चर भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से. स्पेसिफिकली अगर हम मेंस की भी बात करें तो यहाँ पर सिर्फ आप पीटी की ही नहीं बल्कि मेंस की भी साथ साथ तैयारी करते जा रहे हैं, क्योंकि पीटी एंड मेंस इसको सेपरेट करके नहीं पढ़ सकते. अगर आपने किसी टॉपिक को देखेंगे एक प्रॉपर वे में नहीं पढ़ा है तो स्मॉल फैक्ट्स उसके स्किप हो सकते हैं. तो प्रॉपर समझने के लिए इसको यहाँ पर हमें पढ़ना होगा. फॉर एग्जाम्पल जैसे इंडियन आर्ट एंड कल्चर, तो आपको समझना है कि कला क्या है और संस्कृति क्या है. इसके बाद हम समझेंगे कि एक साथ क्यों पढ़ते हैं. जैसे कला की बात की जाए, आर्ट की, तो आर्ट क्या है, महात्मा गांधी के अनुसार आर्ट था कि कला आत्मा का ईश्वरीय संगीत होता है. ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कल्चर यानी कि संस्कृति क्या होती है. आप देखते हैं जैसे संस्कृति यानी कि कल्चर क्या होता है, मनुष्य का आंतरिक विकास से होता है. इसको ऐसे समझिए, संस्कृति क्या है, पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है. मानव अपने बुद्धि विवेक से जिन चीजों का निर्माण करता चलता है उसे हम संस्कृति कहते हैं. यू अंडरस्टैंड व्हाट द डिफरेंस बिटवीन आर्ट एंड कल्चर. अब हम मूव करते हैं अपना पहले सेगमेंट पे, जो क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन म्यूजिक की बात करता है. तो यहाँ पर हमें समझना है कि संगीत क्या होता है. ठीक है, इसको समझिए. देखिए क्या होता है, संगीत कला, संगीत जो एक आर्ट है उसका जन्म प्राचीन काल से माना जाता है. ऐसा माना जाता है कि इसका विकास ब्रह्मा, शिव और सरस्वती से होते हुए नारद के माध्यम से पृथ्वी पर हुआ और सामवेद जो है उसको संगीत का प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है. तो अब हम यहाँ क्या पढ़ने वाले हैं, संगीत का वर्गीकरण. जैसे शास्त्रीय संगीत यानी कि क्लासिकल म्यूजिक में हम देखेंगे हिंदुस्तानी स्टाइल यानी कि हिंदुस्तानी संगीत शैली और कर्नाटक संगीत शैली. ठीक है, फिर हम इसमें लोक संगीत यानी कि फोक म्यूजिक देखेंगे, जो लोकल एरियाज है उनका म्यूजिक क्या है. शास्त्रीय और लोक संगीत का जो आप देखते हैं यहाँ पर फ्यूजन दिया गया है वो
सुगम, आप देखें क्या कहते हैं उसको, सुगम संगीत, रविंद्र संगीत और हवेली संगीत यानी कि गढ़ संगीत। इसके बाद मॉडर्न म्यूजिक की यदि हम बात करें तो उसमें देखेंगे रॉक म्यूजिक हो गया, पॉप म्यूजिक, ब्लू म्यूजिक हो गया, ट्रांस म्यूजिक में जैज हो गया। फिर देखते हैं इसमें क्या आपका देखेंगे साइकेडेलिक संगीत आ गया जैज का, ठीक है, ये सब चीज़ें आती हैं। आइए हम पहले शास्त्रीय म्यूजिक को यानी शास्त्रीय संगीत को पढ़ते हैं। तो समझिए पहले शास्त्रीय संगीत क्या होता है। देखिए जैसे हिंदुस्तानी संगीत इसमें दिया गया, दो अलग अलग शैलियों को पढ़ेंगे, एक हिंदुस्तानी शैली, एक कर्नाटक संगीत शैली। तो हिंदुस्तानी संगीत शैली में देखिए क्या है कि ये उत्तर भारत की संगीत शैली है और इसका विकास, इसका डेवलपमेंट मध्यकाल में भारतीय संगीत परंपरा में फारसी तत्वों के मिश्रण से इस शैली का जन्म हुआ है, ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ समझनी है। फिर इसके बाद हम अभी कर्नाटक शैली को भी समझेंगे। पहले हिंदुस्तानी म्यूजिक में देखेंगे कि इसका उत्तरी भाग में जो है इसका यहाँ पर देखेंगे कि जो विकास हुआ है हिंदुस्तानी शैली में, आप देखते हैं जैसे ध्रुपद हो गया, धामर हो गया, ठीक है, ध्रुपद हो गया, ख्याल हो गया, चतुरंग हो गया, टप्पा हो गया, सरगम हो गया, तराना हो गया, ठुमरी, ये सब क्या है उसकी गायन की शैलियाँ हैं मेनली। इसके बाद कर्नाटक म्यूजिक में हम देखते हैं कि भारत के दक्षिणी भाग में अभ्यास किया जाता है, ठीक है। लेकिन अब कर्नाटक से क्या मतलब, यहाँ पर जो परंपरागत पारंपरिक और शुद्धता का प्रतीक है और दक्षिण भारत में इसका विकास हुआ। आप देखेंगे जैसे पल्लवी हो गया, अनुपल्लवी, चरण हो गया, स्वरा कल्पना हो गया, ये सब क्या है उसकी शैलियाँ हैं। कर्नाटक संगीत आप देखते हैं सामान्यतः मृदंग के द्वारा ही गाया जाता है, ठीक है। मृदंग यानी कि इंस्ट्रूमेंट के साथ ही मुक्त लय में मधुर तात्कालिकता का खंड तानम कहलाता है। लेकिन वे खंड जिनमें मृदंग की आवश्यकता नहीं होती, इंस्ट्रूमेंटल की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें रागम कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर चीज़ें लिखी हुई हैं, आप देखेंगे पुरंदर दास जो थे उनको कर्नाटक संगीत शैली के पिता या पितामह या उनको कह सकते हैं फादर या ग्रैंड फादर ऑफ, आप देखते हैं कि पुरंदर दास को ग्रैंड फादर ऑफ कह सकते हैं कि कर्नाटक शैली के पिता कहा जाता है। नाउ लेट्स मूव द अनदर अर्ली, आप देखते हैं यहाँ पर जो कर्नाटक संगीत के पहले के जो समर्थक है ना उनके यहाँ पर नाम दिए गए हैं, जैसे अन्नमाचार हो गया, पुरंदर दास हो गए, चित्रैया हो गया, भक्त रामदासु हो गए, इन सबके नाम याद रखिएगा, पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है ये। अब देखेंगे इसमें हिंदुस्तानी म्यूजिक और कर्नाटक जो म्यूजिक है उसके बीच में डिफरेंस क्या है, हमें समझना है उसके बीच का अंतर क्या है, पॉइंट्स क्या है उनके, जैसे प्रभाव, इसका इन्फ्लुएंस क्या है। जैसे इस पर देखेंगे हिंदुस्तानी संगीत शैली पे जैसे अरब हो गया, पर्शियन हो गया, फारसी यानी कि अफगान हो गया, इन सब देखेंगे संगीत शैली के मिश्रण आपको हिंदुस्तानी शैली में देखने को मिलते हैं। जबकि कर्नाटक शैली की बात है तो इंडिजिनस है, अभी मैंने क्या बोला, पारंपरिक और शुद्धता की बात करता है तो ये स्वदेशी है पूरी तरह से। इसका सब स्टाइल देखिए, यानी कि इसकी आप देखेंगे कि यहाँ पर सब स्टाइल जो इसके हैं उसमें देखेंगे देयर आर सेवरल सब स्टाइल्स विच लीड टू इमर्जेंस ऑफ, इसमें क्या दिया गया है, किस किस की बात कर रहा है यहाँ पर, देखिए ग्राहनास की बात कर रहा है, ठीक है। जबकि इसमें देखिए ओनली वन पर्टिकुलर प्रिस्क्राइब्ड स्टाइल ऑफ सिंगिंग, यहाँ पर एक ही तरीका है सिंगिंग का। उसका नीड फॉर इंस्ट्रूमेंटल्स, आप देखते हैं इंस्ट्रूमेंट इक्वली इंपॉर्टेंट एज वोकल्स, मोर एम्फेसिस ऑफ वोकल ऑन वोकल यूजेज। रागास की बात की जाए तो राग, इसमें 6 प्रमुख राग हैं, जैसे आप देखेंगे 6 प्रमुख रागों की जो बात की जाती है उसमें भैरव हो गया, हिंडोल, दीपक, मेघ, रागश्री, मालकाय हो गया, ये क्या होते हैं, ये सभी राग होते हैं और इनका जो टाइमिंग होता है गाने का वो टाइमिंग अलग अलग होता है, इनका जो ऋतु होती है वो भी अलग होती है, उनके पीछे का जो भाव होता है वो भी भिन्न भिन्न होता है। यहाँ हमारे लिए क्या जरूरी, 6 मेजर रागास होते हैं, ठीक है। एंड इसमें देखेंगे कि 72 मेला करता राग होते हैं। इसमें मेजर इंस्ट्रूमेंट्स यूज क्या क्या होते हैं, जैसे तबला हो गया, सारंगी हो गया, सितार हो गया, संतूर हो गया, ठीक है, ये सब यूज होते हैं। जबकि कर्नाटक म्यूजिक में वीणा, मृदंग हो गया, ठीक है, मैंडोलिन हो गया। एसोसिएशन ऑफ पार्ट्स ऑफ इंडिया, नॉर्थ इंडिया में आपको ये देखने को मिलेगा और यूजुअली ये साउथ इंडिया में। कॉमनली बिटवीन द टू आप देखेंगे इन दोनों के बीच में फ्लू एंड वायलिन, जो कि मेनली एक यहाँ पर देखा जाएगा समानता है, जिसमें बांसुरी और वायलिन भी यहाँ पर देखने को मिलता है, इसमें भी और सेम इसमें भी फ्लूट और वायलिन का इस्तेमाल किया जाता है। मेजर फोक म्यूजिक क्या क्या है, देखिए इसमें लोकगीत हमें समझने हैं कौन किस देश के जो है वो लोकगीत हैं। जैसे आप देखेंगे बाउल जो लोकगीत है वो किस राज्य का है, इट इज़ नॉट ओनली अ टाइप ऑफ म्यूजिक बट अ बंगाली रिलीजियस सेक्टर, ठीक है। ये केवल संगीत का एक टाइप नहीं है बल्कि क्या है, बंगाली धार्मिक संप्रदाय भी है ये संगीत। आप देखते हैं कि पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा गीतों के माध्यम से उपदेश देने वाले लंबी विरासत का प्रतिनिधित्व करता है। वहीं आप देखते हैं वनावन जैसे जो फोक म्यूजिक है वो जम्मू कश्मीर का है। वहीं आप देखेंगे पंडवानी जो है वो छत्तीसगढ़, बेसिकली वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन आर्टिस्ट इज तेजवानी फ्रॉम छत्तीसगढ़ हु वॉन द पद्मश्री। देखिए जो पंडवानी है ना वो छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे कि वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन आर्टिस्ट इज
तेजामवई फ्रॉम छत्तीसगढ़ हु वॉन द पद्म श्री, पद्म भूषण एंड ऑल्सो पद्म विभूषण फॉर हर कॉन्ट्रीब्यूशन टू दिस म्यूजिकल फील्ड। अल्हा देखेंगे आप क्या है, मध्य प्रदेश का ये लोक संगीत है। वहीं आप देखते हैं पिनिहारी राजस्थान का, आप देखते हैं कि ये लोकगीत है। ओवी आपका महाराष्ट्र और गोवा का। पाई सॉन्ग आप देखते हैं मध्य प्रदेश का, और लावनी कहाँ का है, महाराष्ट्र का है। मांड आप देखते हैं कहाँ का लोकगीत है, ये राजस्थान का। वहीं पोवाड़ा देखेंगे महाराष्ट्र का है। आप देखते हैं इसके बाद इसमें कोंगजम जो पर्व है वो मणिपुर का है। यहाँ पर फिर क्या लिखा हुआ है, भावगीत कर्नाटक और महाराष्ट्र का है। मांडो गोवा का है। इसके बाद बिहू सॉन्ग जो है काफी फेमस है, ये है असम का। इसके बाद आप देखते हैं कोल्लानू और कोलाटम आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, इसके बाद आप देखते हैं यहाँ पर और भी कई सारे दिए गए हैं, जैसे यहाँ पर देखेंगे नट्टापुरा जो है, नट्टापुरा जिसको हम कहेंगे नाट्यपुरा पट्टू, वो तमिलनाडु का है। पुलाया पराइया जो है वो कहाँ का है, केरला का है। ठीक है, वराई जो नियोगा है आप देखेंगे वो अरुणाचल प्रदेश का एक फोक गीत है। चलिए अब अदर इंपॉर्टेंट फोक म्यूजिक देख लेते हैं, जैसे नेम ऑफ द फोक म्यूजिक, स्टेट ऑफ ओरिजिन, मेजर थीम उनकी क्या होती है। अब ये जो हम फोक म्यूजिक पढ़ने वाले हैं उसके पीछे कब कब गाए जाते हैं, उनकी थीम क्या होती है और किस राज्य से संबंधित है, हमें यहाँ पर ये समझना है। फॉर एग्जाम्पल सोहार बिहार की उत्पत्ति है इस फोक गीत की, और ये बच्चों के जन्म पर देखेंगे गाया जाता है। जिक्र जो है वो असम का, इसे इस्लाम की शिक्षाओं से संबंधित माना गया है। जा जिन जा क्या है, अरुणाचल प्रदेश का लोकगीत है, और ये ड्यूरिंग द मैरिजेस में, ये विवाह के दौरान गाया जाता है। और योगा की बात करें अगर, योगे तो अरुणाचल प्रदेश का ये लोकगीत, और समारोह के, विवाह समारोह के एंड में इसको गाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ड्यूरिंग द मैरिज और एंड ऑफ द मैरिज सेरेमनी की बात करा है। इसके बाद हिलिय मल्लू जो है वो नागालैंड का लोकगीत है और डांसिंग सॉन्ग है, ये नृत्य संगीत है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं जो आप फिर देखेंगे हिलियो, जो फिर से यहाँ पर देखेंगे जो न्यूलियो है वो भी नागालैंड का है। और ये क्या कहते हैं, आप देखेंगे यहाँ पर सॉन्ग अबाउट लेजेंड्स एंड मिथ्स के लिए गाया जाता है जो न्यूलियो है। ठीक है, इसमें अबाउट द लेजेंड्स एंड मिथ्स है। इसका हिलियो में देखेंगे ये भी नागालैंड का, सॉन्ग्स अबाउट वन सेल्फ यानी अपने विषय में गीत के लिए है, ये जाना जाता है। डोलू कुनीथा जो है ड्रम नृत्य है, और ये कर्नाटक में गाया जाता एक गीत है। जो डोलू नामक जो इनका इंस्ट्रूमेंट है उसके नाम पर इसको रखा गया है, और इसे कुरुवा समुदाय, एक जो समुदाय है उसके लोगों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है बेसिकली। क्लियर है। यहाँ देखते हैं नाट्यपुरा पाटू जो है वो तमिलनाडु का जो है फोक संगीत है। ये ग्राम लोक संगीत और नगर लोक संगीत इसमें शामिल होते हैं। इसके बाद धादी आप देखेंगे, धाड़ी जो है वो पंजाब का, और लड़ाइयों की वीरता के लिए इसको गाया जाता है। बसंत गीत देखेंगे, गढ़वाल यानी कि उत्तराखंड में गाया जाता है, लोकगीत है ड्यूरिंग द बसंत पंचमी फेस्टिवल। विलुपुट्टू तमिलनाडु में रिलीजियस है, कॉन्क्यूट ऑफ गुड ओवर एविल, यहाँ पर देखेंगे धार्मिक के आधार पर बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए इसको गाया जाता है। सुकार के विहा जो बिहार है वो बिहार का है, ब्रह्मांड के देवताओं जैसे शुक्र और बृहस्पति के बीच प्रेम का जश्न इसको मनाए जाने पर गाया जाता है। ठीक है, लाई हरोबा ईसाई जो है, ईशी है वो मणिपुर का है, और इसमें मैतई लोगों के द्वारा इसको गाया जाता है। कब गाया जाता है, लाई हरोबा जो त्योहार है उसके दौरान इसको गाया जाता है। ये सनामही धर्म से संबंधित है। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, जो जुहा मिहिर है वो ईस्टर्न स्टेट का संगीत है, क्वाइट फेमस एमंग टी ट्राइब्स ऑफ असम। जूरी क्या है, जूरी ये हिमाचल प्रदेश का फोक गीत है, और ये गीत अतिरिक्त वैवाहिक समारोह का जश्न मनाता है। ठीक है, अब देखिए ये सब हमने पढ़ लिया। क्या पढ़ा हमने, आर्ट एंड कल्चर पढ़ा, और सबसे पहले हमने एग्रीकल्चर पढ़ा। अब तीसरा सेगमेंट इस वीडियो का क्या होने वाला है, यूपी का जो जीके है ना, स्टैटिक जीके, उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, उसका सामान्य ज्ञान देखेंगे। तो यहाँ पर नेम ऑफ स्टेट, सिंबल एंड कैपिटल यहाँ पर दिया गया है। ओके, अब देखिए यहाँ पर जो है वो उत्तर प्रदेश का नाम यहाँ पर दिया गया है। इसमें देखिए अगर मैं यहाँ पर कुछ पिक्चर अगर ऐड करना चाहूँ तो आप शायद बेहतर यहाँ पर समझ पाएंगे। देखिए अगर मुझे कोई पिक्चर मिल जाता है मेरे पास सेव में, तो देखते हैं यहाँ पर, जैसे देखेंगे आप कि यूपी का अगर हम देखिए, माफ़ी चाहती हूँ इसमें, यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये यूपी का आपको मैप देखने को मिल रहा है यहाँ पर। ठीक है, नेम ऑफ उत्तर प्रदेश, देखिए कुछ चीज़ें माफ़ी चाहती हूँ थोड़ी सी शायद हाइड हो गई, मैं उसको बताने की कोशिश करूँगी। नेम ऑफ उत्तर प्रदेश जैसे 1836 में देखेंगे उत्तर पश्चिम प्रांत था। 1877 में यहाँ पर देखेंगे आप क्या नाम था इसका, नॉर्थ वेस्ट उत्तर पश्चिम प्रांत, आगरा और अवध था। ठीक है, फिर आप यहाँ पर देखते हैं 1902 में देखेंगे यहाँ पर क्या था, आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत था। इसके बाद 1937 में से क्या बोला गया, केवल संयुक्त प्रांत बोला गया। फिर 24 जनवरी 1950 को यूपी को इसका नाम क्या रहा, उत्तर प्रदेश कर दिया गया। ठीक है, इसकी कैपिटल की बात करें तो 1836 में आगरा थी, 1858 में प्रयागराज, और लखनऊ 1921 से टेम्पररी थी जो कि उस वक्त थी, और वर्तमान में देखेंगे हम अभी भी लखनऊ है, सिंस 1935 परमानेंट हो गई। यहाँ पर ये देखिए, मैं इसको जूम इन करूंगी। अभी इसको जब नीचे इसमें कुछ चीज़ें दी गई हैं उसको समझने के लिए यहाँ जूम इन करेंगे हम। फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट इन
नेम ऑफ उत्तर प्रदेश 24 जनवरी 1950, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ स्टेट 1 नवंबर 1956 एंड आप देखेंगे पार्टीशन ऑफ स्टेट 9 नवंबर 2000, स्टेट लैंग्वेजेस हिंदी हो गया और उर्दू सिंस 1989, स्टेट एनिमल स्वाम्प डियर जो आप देखते हैं बारहसिंगा है, यहाँ पर स्टेट एनिमल दिया गया। इसके बाद आप बता सकते हैं नेशनल एनिमल कौन सा है, ये मैंने पहले मॉड्यूल में भी आपको बताया है। स्टेट बर्ड क्या है, सारस यानी कि क्रेन है, और स्टेट ट्री क्या है, अशोका है। स्टेट फ्लावर क्या है, पलाश है। एम्बल ऑफ उत्तर प्रदेश क्या है, पॉल वेवी इन अ चीफ ऑफ बो एंड और एरो एंड इन अ बेस 2 फिशेस। आप देखेंगे जो इसका आप देखते हैं कि एम्बल जो है या हम कह सकते हैं जो इसका राजकीय चिन्ह है वो एक वृत्त में 2 मछली 1 तीर धनुष 1938 में इसको स्वीकार किया गया था। ठीक है, राजकीय खेल स्टेट क्या है, हॉकी है, इसको देखेंगे आप। ठीक है, यूपी का आगे देखिए इसमें क्या ज्योग्राफिकल और इसकी जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है यूपी की उसको समझाने की कोशिश की है। एरिया कितना है इसका यहाँ पर दिया गया है जो कि 7.33% ऑफ इंडिया टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है यूपी का। प्लेस इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया 4th है। इससे पहले कौन कौन से, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। क्या क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में स्थान इसका 4th है यूपी का। शेप क्या है, वर्टिकल है, यानी कि इसका शेप कैसा है आप देखेंगे कि लंबवत है, वर्टिकल है। ठीक है, लोकेशन और ग्लोब लैटिट्यूड में यहाँ पर दिया गया है और लॉन्गिट्यूड में ये दिया गया है। टोटल लैटिट्यूड एक्सटेंड ऑफ यूपी इतना है 7 डिग्री 36 मिनट। इसके बाद यहाँ पर टोटल लॉन्गिट्यूड एक्सटेंड ऑफ यूपी यहाँ पर इतना है। लॉन्ग लेंथ ऑफ यूपी फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट 650 किलोमीटर। ठीक है, ब्रेथ ऑफ उत्तर प्रदेश 250 किलोमीटर। इसका डिस्ट्रिक्ट हैविंग द लार्जेस्ट एरिया इन यूपी, वो कौन सा एरिया है जो जिला है वो सबसे लार्जेस्ट है अगर देखा जाए तो वो कौन सा होगा आपका, सबसे देखेंगे जिले जो है वो सबसे लार्जेस्ट जो यूपी में है वो है आपके लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, हरदोई और सीतापुर है। ठीक है, सबसे कम क्षेत्रफल वाले 4 जिले आरोही क्रम में लगाने हैं, हापुड़, गाजियाबाद, भदोही और शामली है। ईस्टर्न मोस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट इन स्टेट रिस्पेक्टिवली आप देखेंगे बलिया जो है, बलिया आप देखेंगे ये सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी जिला शामली है। देखिए सबसे पूर्वी यहाँ पर बलिया होगा, आप ध्यान से देखेंगे तो सबसे पूर्वी क्या है आपका बलिया है और सबसे पश्चिमी यहाँ पर आप देखेंगे कि क्या है, शामली है। ठीक है, यहाँ पर बलिया देख लिया। इसके बाद आप देखिए यहाँ पर सर्च करेंगे तो आपको शामली भी दिखेगा। ओके, चलिए इसमें आगे देखते हैं। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा जूम इन करने में चीज़ें दिख नहीं रही हैं मैप में, अगली बार कुछ और बेहतर इसमें कुछ करने की कोशिश करेंगे। नॉर्दर्न मोस्ट एंड साउदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ सहारनपुर एंड सोनभद्र। डिस्ट्रिक्ट इंक्लूड्स इन द नेशनल कैपिटल रीजन एनसीआर, गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, शामली, बागपत, बुलंदशहर और मुजफ्फरनगर। क्लियर है। बॉर्डरिंग स्टेट एंड उत्तर प्रदेश आप देखते हैं कि इसकी सीमावर्ती राज्य इसके कौन कौन से, यूपी के पास जो इसकी सीमा लगती है उसके राज्य यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें जैसे द कंट्री विच बॉर्डरिंग यूपी, नेपाल है जो इसके बॉर्डर पे को सीमावर्ती जो हम देश कह सकते हैं। नेपाल बॉर्डरिंग शेयरिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी विद नेपाल, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, ये कुल 7 जो है जो जिले हैं वो नेपाल से सटे हुए हैं। बॉर्डरिंग स्टेट कौन कौन, सीमावर्ती प्रदेश कौन कौन से हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं आपके। ठीक है, ठीक है, इसको यहाँ पर देख लेना है, मैप पे आप देखिएगा इसमें और बेहतर समझ पाएंगे। डिस्ट्रिक्ट बॉर्डरिंग ऑफ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्टेट सोनभद्र और 4 स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड और बिहार से लगा हुआ है। बॉर्डरिंग शेयरिंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ यूपी एंड विद उत्तराखंड, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत। डिस्ट्रिक्ट सराउंडेड ऑन 3 साइड्स ऑफ मध्य प्रदेश, ललितपुर है। यूपी हैज द स्मॉलेस्ट कॉमन बाउंड्री विद हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यूपी शेयर्ड इट्स लॉन्गेस्ट बाउंड्री विद मध्य प्रदेश। डिस्ट्रिक्ट टचिंग द बॉर्डर ऑफ दिल्ली, गौतम बुद्ध नगर एंड गाजियाबाद विच इज एनसीआर। सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी उत्तर प्रदेश इज द ओनली डिस्ट्रिक्ट विच टचेज इट्स बाउंड्री विद हिमाचल प्रदेश। बॉर्डर शेयरिंग स्टेट विद द सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। बॉर्डरिंग स्टेट विद द सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी विच टचिंग द बॉर्डर ऑफ बिहार, महाराजागंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र। क्लियर है। चलिए अब हम इसमें आगे देखते हैं। डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी विच टचिंग द बॉर्डर ऑफ मध्य प्रदेश, आगरा, इटावा, ये सब यहाँ दिए गए। टोटल 11 आप देखेंगे डिस्ट्रिक्ट है। यूपी से आप देखते हैं कि बॉर्डर छत्तीसगढ़ का बॉर्डर किसका लगता है, सोनभद्र का। और यूपी का जो डिस्ट्रिक्ट है उसका बॉर्डर किससे लगता है, राजस्थान का देखेंगे, मथुरा और आगरा। यूपी डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच टचिंग द बॉर्डर ऑफ हरियाणा, ये मेंशन किया। द वेस्टर्न बॉर्डर ऑफ यूपी आर बॉर्डर बाय हरियाणा, राजस्थान, यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली। द साउदर्न बॉर्डर ऑफ यूपी टचेस मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। हरदोई शेयर इट्स बॉर्डर विद मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी, 8 डिस्ट्रिक्ट्स। बदाऊं शेयर्स इट बॉर्डर्स विद द 7 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ यूपी। क्लियर है। चलिए अब यहाँ पर हम क्या पढ़ने वाले हैं, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। यूपी के संदर्भ में यहाँ पर एक जो देखेंगे जिले के साथ उसका एक जो फेमस वहाँ का प्रोडक्ट है उसके बारे में हम यहाँ देखते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है
डिस्ट्रिक्ट दिए गए, उनके प्रोडक्ट दिए गए, फिर ये डिस्ट्रिक्ट उनके प्रोडक्ट, कंटिन्यू इस तरह से इसके डिस्ट्रिक्ट और प्रोडक्ट, डिस्ट्रिक्ट एंड प्रोडक्ट दिए गए हैं। जैसे आगरा का क्या प्रोडक्ट है जिसको वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट कहा गया है, ODOP, ठीक है, इसको इन शॉर्ट हम ऐसे लिखते हैं ODOP। आगरा लेदर प्रोडक्ट्स है, ठीक है। अमरोहा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, अलीगढ़ लॉक्स एंड हार्डवेयर, औरैया क्या फूड प्रोसेसिंग देसी घी, आजमगढ़ देखेंगे ब्लैक पॉटरी, ठीक है। आजमगढ़ ब्लैक पॉटरी यहाँ पर समझ रहे हैं आप इस चीज़ को, यानी कि काली मिट्टी की कलाकृतियों की बात कर रहे हैं यहाँ पर। देखेंगे अम्बेडकर नगर क्या है, टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स है, ठीक है। अम्बेडकर नगर क्या है, वस्त्र उत्पाद है। इसके बाद अमेठी मूंग प्रोडक्ट्स है, अयोध्या जैगरी यानी कि गुड़, ठीक है, यहाँ पर गुड़ की बात करा है। चलिए अब इसके बाद देखते हैं जो बदायूं है वो जरी जरदोजी के का जो उत्पाद है काफ़ी यहाँ पर होता है। इसके बाद बागपत का होम फर्निशिंग, यानी कि आप देखेंगे कि होम फर्निशिंग की यहाँ पर बात की गई है। बहराइच जो है वो वीट स्टॉक यानी कि हैंडीक्राफ्ट की बात करा है, गेहूं टंठल उत्पाद से यहाँ पर चीज़ें बनाई जाती हैं। बरेली में जरी जरदोजी फेमस है। बस्ती वुडक्राफ्ट, बलरामपुर फूड प्रोसेसिंग, पल्सेस हो गया यहाँ पर। बहोदी जो है बदोही जो है वो कारपेट दरी के लिए, ठीक है। इसके बाद जो आप देखेंगे यहाँ पर बांदा है वो किसके लिए, सजर स्टोन क्राफ्ट के लिए है, ठीक है। ऊपर हम स्क्रॉल करते हैं इसको थोड़ा, यहाँ पर देखते हैं। जैसे आप देखते हैं जौनपुर वुलन कारपेट्स के लिए, दरी के लिए झांसी सॉफ्ट टॉयज, कौशाम्बी फूड प्रोसेसिंग, कन्नौज परफ्यूम के लिए, इत्र के लिए, चंदौली आप देखें जरी जरदोजी हो गया, पीलीभीत फ्लूट हो गया। इसका चित्रकूट आपका वुडन टॉयज के लिए, प्रयागराज मूंज जो प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए फेमस है, ठीक है। देवरिया देखेंगे डेकोरेटेड प्रोडक्ट्स, प्रतापगढ़ देखेंगे आंवला प्रोडक्ट्स के लिए, इटावा टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स, रायबरेली वुड वर्क हो गया, ठीक है। लकड़ी के जो काम है कास्ट वर्क है, ओके। कुशीनगर बनाना फाइबर प्रोडक्ट्स के लिए, ईटा एंकल बेल्स के लिए आप देखेंगे, ठीक है, घुंघरू वगैरह के लिए। रामपुर आप देखते हैं कि एप्लीक्यू वर्क अलॉन्ग विद पैच वर्क, जरी पैच वर्क के लिए। कानपुर देहात एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स के लिए। फरुखाबाद टेक्सटाइल पेंटिंग के लिए। संत कबीर नगर ब्रास वेयर क्राफ्ट के लिए, ठीक है। ये सब चीज़ें इसमें दी गई हैं। इसके बाद लखीमपुर खीरी आप देखेंगे ट्राइबल क्राफ्ट के लिए। ललितपुर जरी सिल्क साड़ीज के लिए। लखनऊ चिकनकारी जरी जरदोजी के लिए। महाराजागंज फर्नीचर के लिए। मेरठ स्पोर्ट्स प्रोडक्ट। महोबा आपका देखेंगे गौरा स्टोन क्राफ्ट के लिए फेमस है, यहाँ पर उत्पाद होता है। गाजीपुर में जूट वॉल हैंगिंग के लिए। गाजियाबाद में इंजीनियरिंग एंड गुड्स के लिए। संभल देखेंगे हैंडीक्राफ्ट हॉर्न बोन के लिए। श्रावस्ती आपका ट्राइबल क्राफ्ट के लिए। गोंडा फूड प्रोसेसिंग के लिए। बहुत सारे 75 जो आपके डिस्ट्रिक्ट हैं उनकी बात यहाँ पर की है। हरदोई जैसे हैंडलूम्स के लिए। सुल्तानपुर मूंग प्रोडक्ट्स के लिए। हाथरस आपका हींग यानी कि एसोफोइटिरा, ठीक है, हींग को क्या कहते हैं, एसोफोइटिरा के लिए। उन्नाव देखेंगे जरी जरदोजी के लिए। हमीरपुर शूज के लिए। वाराणसी सिल्क साड़ी के लिए। जलौन हैंडमेड पेपर आर्ट के लिए। बुलंदशहर आप देखेंगे क्रीमी प्रोडक्ट्स के लिए। मऊ क्या है, पावरलूम टेक्सटाइल के लिए फेमस है यहाँ पर। मुजफ्फरनगर में भी जैगरी यानी कि गुड़। वैसे आपके अयोध्या में भी जैगरीज के लिए जो था ये ODOP है, ठीक है। बाराबंकी आप देखेंगे टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स के लिए फेमस है यहाँ पर उत्पाद, ओके। मेजर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स लोकेटेड इन यूपी। अब देखते हैं कि कौन कौन से जो देखेंगे जो मेजर आपके इंस्टीट्यूट्स हैं वो यूपी में कहाँ पर लोकेटेड है, उनको समझेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। देखिए इसमें कौन कौन से, जैसे यहाँ पर इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्सटाइल रिसर्च टॉक्सिकोलॉजी जो है वो लखनऊ में है। नेशनल बोटानिकल रिसर्च कहाँ पर है आपका, ये भी लखनऊ में है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, ये भी आपका लखनऊ में है। नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कानपुर में है। इंडियन टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर कहाँ पर है आपका, ये भी आपका लखनऊ में है। क्लियर है, ये याद रखिएगा क्योंकि डायरेक्ट आपसे पीटी में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इंडियन वेटेरिनरी रिसर्च का इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, इज्जत नगर में है। जुडिशियल ट्रेनिंग रिसर्च कहाँ है, लखनऊ में। रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन कहाँ है, लखनऊ में है। नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज लखनऊ। इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट हापुड़। नेशनल रिसर्च लेबोरेटरी फॉर कंजर्वेशन ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टी लखनऊ में। CIGRG यानी कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन गोड्स मथुरा में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर प्रिवेंशन एंड रिसर्च नोएडा में है, ओके। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी वाराणसी। सेंट्रल एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, झांसी में। इंडियन ग्रासलैंड एंड फोडर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, झांसी में। नेशनल शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, लखनऊ में है। सेंट्रल अवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, इज्जत नगर में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च कानपुर में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च वाराणसी में। हरीश चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, प्रयागराज में है आपका। गोविंद वल्लभ पंत सोशल साइंस इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, ये भी प्रयागराज में है। सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च सहारनपुर में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कारपेट टेक्नोलॉजी भदोही में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल नोएडा में है। वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट नोएडा में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट नोएडा में है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल जो है वो लखनऊ में है।
सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड एरोमेटिक प्लांट्स कहाँ पर है, ये भी आपके लखनऊ में है। क्लियर है। पार्क एंड सिटी ऑफ यूपी, अब आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के जो पार्क और उनकी सिटी कौन कौन सी, इनको यहाँ पर हम देखेंगे। क्लियर है। देखिए पार्क एंड सिटीज जैसे हम इसमें डिफेंस पार्क कहाँ पर है आपका, कानपुर, झांसी और लखनऊ में है। और एरोस्पेस जो पार्क है आपका वो कहाँ पर है, लखनऊ, कानपुर, आगरा, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर। तो इनमें से कोई भी अगर एक लोकेशन आपको दिया जाए तो आप उस पर टिक कर सकते हैं। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर कहाँ पर है, अलीगढ़, आगरा, झांसी, चित्रकूट, कानपुर और लखनऊ में है। रीजनल साइंस सिटी कहाँ है, लखनऊ में है। नॉलेज पार्क आपका कहाँ है, ग्रेटर नोएडा में है। श्रोनिका सिटी कहाँ है, गाजियाबाद में है। निकिता सिटी यानी कि न्यू इंटीग्रेटेड कानपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी बिटवीन कानपुर एंड उन्नाव के बीच में है। प्लास्टिक सिटी दिव्यापुर औरैया में है। लेदर पार्क आप देखते हैं फर्स्ट ऑफ द इंडिया एंड उत्तर प्रदेश, आप कानपुर अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी। एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क का ग्रेटर नोएडा और आगरा में है। टेक्सटाइल हॉजरी पार्क कहाँ पर है, कानपुर में है, ध्यान रखिएगा। साइंस पार्क कहाँ पर है, सैंडिला हरदोई में है। देखिए ये जो इंस्टीट्यूट्स हो गए, ये पार्क एंड सिटीज हो गए, ये दिखने में सिंगल है, लेकिन जब मैच द फॉलोइंग में आपसे पूछ लिए जाते हैं ना तो गलतियां यहाँ पर हो जाती हैं। तो यहाँ पर हमने जो इम्पॉर्टेंट है और जो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, हमने उनका जो है कलेक्शन करके आपके सामने डिस्प्ले कर दिया है। तो आप इनको अगर पढ़ लेंगे बहुत ज़्यादा, देखिए इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, या वीडियो में बार बार ओपन करके ऑन करके देखना चाहते तो वैसे भी देख सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डेली 4-4, 5-5 अगर याद करना शुरू करेंगे तो आप इसको जो है याद कर पाएंगे। इसको नोट डाउन करते रहिए, मुश्किल नहीं है, याद रखिए। कुछ अपनी ट्रिक्स लगाइए अपने अपने तरीके से, जैसे ठीक है। अपैरल टेक्सटाइल पार्क कहाँ है, ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद में है। ठीक है। लेदर टेक्निकल पार्क कहाँ पर था, वंथार यानी कि उन्नाव में है। मेगा फूड पार्क कहाँ पर, बहेरी यानी कि बरेली में है। क्लियर है। इसके बाद बोटॉनिकल पार्क कहाँ पर है, लखनऊ में। साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंटरप्रेन्योरशिप जो पार्क है वो कानपुर में। नाइट सफारी पार्क कहाँ पर है, ग्रेटर नोएडा में है। इलेक्ट्रॉनिकल सिटी कहाँ है, नोएडा में। थीम पार्क आपका टूरिज्म से जो रिलेटेड वो आगरा में है। मेडी सिटी कहाँ है, आप देखेंगे देखेंगे यहाँ पर चक गंजरिया जो है वो लखनऊ में है। ठीक है। इसके बाद आप देखते हैं यहाँ पर वेब सिटी कहाँ है, गाजियाबाद में। टॉय सिटी कहाँ पर है, ग्रेटर नोएडा में। एग्रो पार्क कहाँ पर है, बाराबंकी और वाराणसी में है। बुद्धा थीम पार्क कहाँ पर है, सारनाथ यानी कि वाराणसी में है। सोलर सिटी प्रोग्राम आगरा, प्रयागराज और मोहम्मदाबाद में है, ध्यान रखिएगा। परफ्यूम पार्क कन्नौज में है, अभी हमने पढ़ा था उसका उत्पाद जो ODOP में भी हमने इसको देखा है। साइबर सिटी कानपुर है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी नोएडा में है ये पार्क। ठीक है। लॉयन सफारी पार्क आप देखते हैं इटावा में है। क्लियर हो गया है। चलिए इसी के साथ आज का यहाँ पर वीडियो यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर मैं दी एंड लिख देती हूँ। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और अभी तक जो भी हमने पढ़ा है उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करते रहिए। चाहिए तो आप चाहे तो इसको यहाँ पर रिवाइज करवा सकती हूँ। और क्या है ना कि जैसे मैप आता है, जैसे यूपी के बारे में बोला, या ज्योग्राफी हम पढ़ते हैं, या कोई ऐसे ज्योग्राफिकल कंडीशन आती तो हम देखना चाहिए हमें कि किस एरिया की बात करें। जैसे हमने क्रॉप्स पढ़ा था जब, यहाँ पर तुम्हें पता होना चाहिए कि अच्छा भाई यहाँ पर ये ऐसे पाया जाता है, असम कहाँ पर लोकेटेड है, बंगाल कहाँ पर लोकेटेड है, एक्सेट्रा सो मेनी स्टेट। तो आपको देखना चाहिए। उससे क्या होगा, सिर्फ आप एग्रीकल्चर ही नहीं पढ़ रहे होंगे, उसके साथ साथ आप साथ में ज्योग्राफी के मैप्स की तैयारी भी कर रहे होंगे, उसके डाटास को समझेंगे तो आप कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स को भी समझेंगे, है ना, कैसे चीज़ें हो रही, कैसे प्रोडक्टिविटी हो रही, कितना लेन देन हो रहा है, ठीक है, कैसे चीज़ों को बनाया जा रहा है, एक्सेट्रा बहुत सी चीज़ें इंक्लूडेड है। और यूपी की स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ, जैसे यूपी से पहले इसमें हमने आर्ट एंड कल्चर जैसे पढ़ा था, ठीक है। तो आर्ट एंड कल्चर का जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग और कौन कौन से सेगमेंट है उनको एक बार देखिए। सिलेबस अगर याद होगा तो चीज़ें आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे, जो करंट की चीज़ें हैं उनके साथ आप जोड़ पाएंगे उसको, है ना। ये सब चीज़ें हमें समझनी होंगी। इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं, जैसे यूपी का जीके वगैरह हो गया, उसको मैप के साथ पढ़िए। जैसे यहाँ पर अब 1 घंटे की वीडियो में हम सब कुछ आपको नहीं करा सकते, देखिए हमारी भी एक सीमा है और उसको आप देख नहीं पाएंगे, लंबा तो थोड़ा बोरिंग भी हो जाएगा आपके लिए। तो कम टाइम में कैसे आउटपुट बेहतर निकाला है, हमारा हमेशा प्रयास रहना चाहिए, इन चीज़ों को समझना चाहिए, ठीक है। चलिए इसी के साथ आप सब लोग अपना ध्यान रखिए, निरंतर हमारे चैनल पर बने रहें, इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहें, ताकि हम और दिन प्रतिदिन आपके लिए और मेहनत करें और आपका रिजल्ट जो है पॉजिटिव आए। अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।